में प्रकाश की किरण लाने वाले मां नर्मदा के कृपा पात्र पथिक पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद पटेल जी सभी जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। धन्यवाद करूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया दीप प्रज्वलित करें। अब हम इस कार्यक्रम की शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करेंगे जो कि ज्ञान विकास खुशी और प्रगति का प्रतीक है। निवेदन करता हूँ हम सबके अभिभावक संरक्षक मां नर्मदा की कृपा पात्र माननीय मंत्री पथिक श्री प्रहलाद पटेल जी से कि कृपया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अनुरोध है सभी खड़े होकर दीप प्रज्वलन की स्पर्धा का सम्मान करें और जोरदार तालियां बजती रहे। धन्यवाद मंत्री जी, धन्यवाद सांसद महोदय जी। आज हम दीप केवल प्रकाश का नहीं बल्कि सभी अभियंताओं की नेताओं तथा उनकी अहंकार से गर्भ में समाई हुई थी, उनके लिए एक आस है कि आपके दीप प्रज्वलन से निश्चित अभियंताओं के जीवन में प्रकाश आएगा। सभी का अभियंता मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी से कि विगत 2 महीने में हमारे चार साथी राज्य ज्ञान में समा गए हैं। हम सब मिलकर आपके मार्गदर्शन में उनको बढ़ाने के लिए अर्पित करें। परमपिता परमात्मा के चरणों में उनको यथाचित स्थान मिले। उनके परिवार को ये अवस्था में चले गए हैं, उनके परिवार को निश्चित आभार जो गाया होगा उनके दुख को सहन करने की और उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे। इस भाव के साथ हम श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आपके दीप प्रज्वलन से निश्चित अभियंता के जीवन में प्रकाश आएगा। सभी अभियंता एवं उनके परिवार के जीवन में अंधकार रूपी अनिश्चितता शोषण समाप्त होगा और प्रकाश रूपी खुशियां उनके जीवन में समाहित होगी। इस भाव के साथ दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद करते हैं माननीय मंत्री जी का। अब मैं अनुरोध करता हूँ मनरेगा अभियंता संघ की ओर से संगठन के प्रांत अध्यक्ष महोदय श्री सतीश समेली जी का कि हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके प्रेरणा स्रोत हमारे परिवार के मुखिया हमारे अभिभावक माननीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी का ताज श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह के रूप में मां नर्मदा की प्रतिमा एवं पुष्पगुच्छ एवं माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। तालियां बची रहना चाहिए, तालियां बची रहना चाहिए। ये स्वागत की देगा, ये स्वागत का क्षण हम अपनी मुखिया का हमारे परिवार के मुखिया का हमें सदस्य की बात जोरदार तरीके से स्वागत करें। नर्मदे हर। मैं अनुरोध करूंगा कि सॉल और श्रीफल लेकर हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय हमारे मुख्य अतिथि का स्वीकार करें, स्वागत करें। सॉल श्रीफल लेकर सभी से अनुरोध करूंगा कि तालियां बजाकर इस स्वागत की बेला का धन्यवाद बनाने का अनुरोध करूंगा। आदरणीय मनरेगा अभियंता आपके मार्गदर्शन में गांव के बेरोजगारों को रोजगार देने के साथ साथ गांव की समृद्धि के लिए आपके द्वारा बनाई गई योजनाओं को आपके निर्देशानुसार मूर्त रूप देने में अपना अहम योगदान निभाते हैं। साथ ही समाज के वास्तविक परिवर्तनकर्ता का दायित्व भलीभांति निर्वहन करते हैं। आदरणीय आपके मार्गदर्शन में गांव की सड़कों से लेकर ग्राम पंचायत भवन के निर्माण तक, लोगों को रोजगार से लेकर उनकी आजीविका निर्धारण तक, प्रकृति संभालने से लेकर मां नर्मदा के पथ को संभालने तक, जल से लेकर गांव के कल तक हर निर्माण में मनरेगा अभियंताओं की भूमिका सदैव श्रेष्ठ रही है। एवं अनेकों बार हमारे प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों पुरस्कार मनरेगा के अभियंताओं एवं मनरेगा के कर्मचारियों की मेहनत के प्रतिफल के रूप में मिले हैं। आदरणीय हमारे देश का दिल कहे जाने वाले गांव समृद्धता की ओर बढ़ते दिख रहे हैं और हमारा देश और समृद्ध हो रहा है। बेरोजगार को रोजगार देने के साथ साथ गांव में सीधी सड़क निर्माण, गांव को स्वच्छ बनाने के लिए नाली निर्माण, सोकपेट निर्माण, डीसपेट निर्माण, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि का निर्माण करना हो, वृक्षारोपण जल संवर्धन के कार्य हो, गांव में सामुदायिक भवन एवं पंचायत भवनों का निर्माण हो, पुरानी जल संरचनाओं का संरक्षण हो, नदियों को अपने मूल रूप में लाने का प्रयास हो, नर्मदा परिक्रमा के पथ को संभालने का कार्य हो, किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कपिल धारा कूप, खेत तालाब, पौधरोपण, मेड़ मैदान, खेत तालाब निर्मित कर उनके जीवन में उनकी आजीविका को समृद्ध बनाने का कार्य, ऐसे अनेकों कार्य हम अनेकों कार्य अभियान हैं जिनको जमीन स्तर पर साकार करने में मनरेगा अभियंता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं अनुरोध करूंगा माननीय प्रांताध्यक्ष महोदय से कि
हमारे मुखिया, हमारे परिवार के मुखिया जो हम सदस्यों के बीच आए हैं, परिवार के सदस्यों के बीच आए हैं, वो मां नर्मदा का एक स्मृति चिन्ह माननीय मंत्री जी को एवं भेड़ाघाट का एक चित्र है वो माननीय मंत्री जी को बैठकर हम सभी की ओर से भेंट करें। मैं आमंत्रित करूंगा मनरेगा अभियंता संघ की ओर से हमारे संघ के प्रांत अध्यक्ष महोदय श्री सतीश समेली जी को वो आए और माननीय मंत्री जी के स्वागत के लिए अपने विचार एवं उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय प्रांत अध्यक्ष महोदय सतीश समेली जी। बोले भारत माता की, भारत माता की, नर्मदे हर। राजा भोजपाल की झीलों की नगरी भोपाल में मनरेगा अभियंता संघ के 8 सूत्रीय मांगों के समाधान कार्यक्रम में पधारे हमारे विभाग के मुखिया, बहुत ही लोकप्रिय, आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न, और मैं नर्मदा पुत्र कहूं अगर उनको तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, आदरणीय कैबिनेट मंत्री माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय मंच, हमारी पूरी कोर कमेटी, समस्त पदाधिकारी, हमारे 55 जिलों से पधारे हुए समस्त जिला प्रतिनिधि, ब्लॉक के समस्त प्रतिनिधि, समस्त इकाइयां और अंतिम सभ्यता साथी, सभी को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आसमान की ऊंचाइयों पर हम परवाज करते हैं, आसमान की ऊंचाइयों पर हम परवाज करते हैं, मंचासीन अतिथियों के सर सम्मान का ताज धरते हैं और माता नर्मदा के चरणों में करते हुए नमन अपनी बात का हम आगाज करते हैं, अपनी बात का हम आगाज करते हैं। माननीय, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। माननीय, आप हमारे संरक्षक हैं, हमारे परिवार के अभिभावक हैं, हमारे परिवार के मुखिया हैं। जब भी हम आपसे मिले हैं, हमारा संगठन आपसे मिला है, आपने अधिकारियों को बुला करके तत्काल हमारे पक्ष में आदेश करने के लिए निर्देशित किया है। आज भी आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त है। जैसे अभी आपको मालूम हो कि आदमी सीधे टर्मिनेट करता था, तो माननीय ने हमारे सामने एसीएस मैम को निर्देश दिए थे, इसमें इस विरत की जगह ब्रैकेट में निलंबन के समतुल्य कर दिया जाए। ये माननीय का कहना था, ये उनका ये आदेश लिखा जाए। माननीय के निर्देश में जो अभी 1 साल की संविदा सीआर हमारी खराब होती थी अगर, तो उसकी संविदा नहीं बढ़ती थी। अब माननीय ने आदेश निकलवा दिया वो कि अब अगर लगातार 3 साल की भी अगर हमारी सीआर खराब होती है, नंबर कम देते हैं, बारगेनिंग होती है, अधिकारी बरगल आते हैं, वो प्रथा समाप्त है। अब 3 वर्ष लगातार अगर आपकी संविदा खराब होती है तभी वो दिक्कत आएगी, अन्यथा कोई ये समस्या बहुत विकराल थी बड़ी। भिंड के साथियों के लिए आपका आदेश वरदान साबित हुआ है, जिसमें 12 लोगों की संविदा 1 साल का सीआर खराब होने के कारण समाप्त कर दी गई। आपके इस आदेश से हमारे 12 लोगों को, वो हाथ उठाएंगे 12 लोग यहाँ होंगे, इन 12 लोगों को आपके इस आदेश से फिर से की नौकरी। तो माननीय का बहुत हम हार्दिक इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं। माननीय, हमारी 8 सूत्री मांगे हैं, हमारे संविदा इंजीनियर साथी जो है चपरासी, खलासी और ड्राइवर से कम वेतन में काम कर रहे हैं। एक हमारे 2006 लिफ्ट अगर नियमित साथी को 94,000 वेतन मिल रहा है, तो हमारे साथी दिन रात मेहनत करके 42,500 रुपए में काम कर रहे हैं। माननीय ने इस व्यथा को सुना, समझा और हम लोगों के समक्ष कहा कि नहीं, उनके जो जीएडी की 22 जुलाई 2023 की नीति में है कि समान कार्य समान वेतन, उनके समतुल्य 80% करने के लिए माननीय ने निर्देशित किया है।
माननीय, मेरा निवेदन है, एक बहुत ही मानवीय बिंदु है, बहुत ही संवेदनशील बिंदु है। अभी तक टोटल 49 साथी 40-42 साल की उम्र में असमय काल कवलित हो गए हैं। अभी आंदोलन के दौरान 1 माह के अंदर हमारे 4 साथी जिनको आपने श्रद्धांजलि दी है, उनकी उम्र 40 से 42 साल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली, सड़क पर आ गए हैं, हैंड टू माउथ की स्थिति उनकी बन गई है। माननीय, करबद्ध निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि अनुकंपा नियुक्ति हम लोगों के लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि उनके खाने की भी व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। माननीय, हर कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद एक गिफ्ट के रूप में उपादान की राशि, ग्रेच्युटी जिसको हम कहते हैं, ग्रेच्युटी हमेशा से मिलती आई है हम लोगों को। मैं भी 1 साल बाद रिटायर होने वाला हूं, तो हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। तो माननीय ने वो भी कहा है, तो केंद्र सरकार को मेरे ख्याल से, जहां तक मेरी जानकारी है, बाकी तो माननीय बताएंगे, केंद्र को पत्र इस संदर्भ में लिखा जा चुका है कि इनको ग्रेच्युटी दिलाई जाए। आदरणीय, मेरी जब भर्ती हुई तो सब इंजीनियर के रूप में संविदा के पद पर हुई। सारे बच्चे, पत्नी बड़े खुश हुए, संविदा में नौकरी लग गई है। अब जब मैं 60 से 61 साल का हो गया हूँ, मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए, आदरणीय नाती भी हो गए, तो पूछते हैं नाना जी क्या करते हैं, दादाजी क्या करते हैं, बोलते संविदा में इंजीनियर हैं। तो वही बोले भर्ती थे, तब भी तो संविदा में सब इंजीनियर थे। तो ये प्रश्न बड़े सुनने को मिल रहे हैं। तो 1 वर्ष मेरा बचा है, आपके कर कमलों से अगर ये आदेश हो जाता है एई का प्रभार, क्योंकि आदरणीय मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे माननीय दोनों ओवैसी साहब बैठे हैं, बहुत ही हम लोगों के सपोर्ट में, और वहां से ड्राफ्ट बन के आया था आदरणीय, वो ड्राफ्ट मैंने अपनी आंखों से देखा था, जिसमें एई का प्रभार, मनरेगा के कार्यों का टीएस, उनकी सीसी जारी करना और गाड़ी, ये आदेश बन चुका था, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। किन्हीं कारणों बस फिर वो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो आदेश जारी नहीं हो पाया, जबकि वो आदेश बना बनाया रखा है। माननीय की कृपा हो जाएगी तो गारंटी के साथ में आपको एई का प्रभार माननीय के कर कमलों से मिलेगा। अभी तक एक छोटी सी गलती होने के कारण या किसी अधिकारी के नाराज हो जाने के कारण जो है हमारे साथियों की संविदा समाप्त हो जाती थी, वो संविदा समाप्त ना हो, बल्कि उनको टर्मिनेट की जगह लाइफ सस्पेंशन और उनको आधे वेतन पर अटैच कर दिया जाए। ये माननीय से हमारी प्रार्थना है। काम माननीय के बारे में 2 शब्द कहूंगा, वो ऐसा करते भी हैं, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो यूं ही बसर कर लेते हैं लोग, काम ऐसा करो कि एक मिसाल बन जाए, काम ऐसा करो एक मिसाल बन जाए। माननीय, आपके प्रति हमारा पूरा अभियंता परिवार आपके प्रति बहुत ही आशान्वित है, बहुत ही व्यथित भी है, परेशान भी है। हम लोग 24 घंटे काम करने के लिए आपके निर्देशन में अपने विभाग को, अब मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि हमारे ये 3 माह का जो साथियों का हड़ताल अवधि का वेतन है, उसको दिलाने की कृपा की जाए। अच्छी कृपा होगी आपकी। और अभी मई जून से भी वेतन नहीं मिला है, मेरा खुद का भी मई से वेतन नहीं मिला है। बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, फीस भरनी पड़ती, तरह तरह की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। इसलिए माननीय, हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो आपके समक्ष हमने रख दी है, विनम्र निवेदन किया है और 4 लाइनें बोल करके, क्योंकि आपका समय बहुमूल्य है, आपके लिए आज ही मैंने वो लाइनें लिखी हुई, क्योंकि मैं कविता, साहित्यकार, पंडिताई ये सब कर लेता हूं भगवान की दया से। तो वो लाइनें सुनाना चाहूंगा कि ढले हुए सांचे में ढलता नहीं हूं मैं, माननीय मंत्री जी के लिए, ढले हुए सांचे में ढलता नहीं हूं मैं, ठोकर लगने पर राह बदलता नहीं हूं मैं, और रख दूं पैर बन जाए नया रास्ता, रख दूं पैर
बन जाए यह रास्ता, क्योंकि खींची हुई लकीरों पर चलता नहीं हूं मैं। माननीय मंत्री जी के लिए ये 4 लाइनें आज ही मैंने लिखी है, खींची हुई लकीरों पर चलता नहीं हूं मैं। समय आपका बहुमूल्य है, आपके मार्गदर्शन के लिए 55 जिलों से पूरी रात जाग करके हमारे साथी आपके लिए सुनने के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सादर आमंत्रित करता हूँ माननीय हमारे अभिभावक, हमारे परिवार के मुखिया, नर्मदा पुत्र, आध्यात्मिक बहुत ही माननीय मंत्री जी, जनप्रिय लोकप्रिय श्री प्रहलाद पटेल साहब को सादर से आमंत्रित करता हूँ। नर्मदे हर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित मनरेगा अभियंता संघ के प्रदेश के अध्यक्ष इंजीनियर सतीश सवेले जी, उपाध्यक्ष इंजीनियर राघवेंद्र शर्मा जी, प्रांतीय सचिव इंजीनियर अनुराग राजपूत जी, अन्य मंचस्थ सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी ग्रामीण विकास मंत्रालय के विकास कार्यों में अपना अमूल्य योगदान देने वाले सभी भाइयों बहनों, मैं आप सबका इस अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि हम सब मिलजुल कर विकास की इस गति को बनाए रखें। पिछले 90 दिन से कल सरपंच संघों का एक सम्मिलित कार्यक्रम था। उनकी भी जो डिमांड थी उसमें यह थी कि जब हड़ताल खत्म हो तो हमारे काम हो। बीच में खूब प्रयास भी हुए, चर्चाएं हुई हैं, लेकिन चूंकि मैं भारत सरकार में रहा हूं और मैं देखता हूं कि हम दस्तावेजीकरण में बहुत पीछे हैं। आप जो बात कहते हैं वहां कागज पर मिलती नहीं है। इस विसंगति ने भी तकलीफ दी है। जब मैं ये 3 साल जो आपने डिमांड की थी 5 साल की, जो हमने 3 साल किए, तो मैंने पूछा कि इनकी कोई ACR होती है क्या साल भर में रिन्यूअल होना है? आपका कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। तो पहला मेरा निवेदन है कि हमने तो ऑर्डर कर दिया, लेकिन हमारे पास में, आपके पास कोई कॉपी हो, कलेक्टर ने दी होगी, बाकी जिला पंचायत में हो, एक कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप 10 साल से 15 साल से कोई 20-20 साल से नौकरी कर रहा है, तो अगर हमारे पास कागज हो तो हम उसको ACR के रूप में कम से कम स्वीकार कर सकते हैं। और इसलिए तब कहीं जाकर ये रास्ता बहुत आसान होगा। फिर मुझे किसी मित्र ने बताया कि हमको RES में पहले कभी हो गया था, पर उन्होंने एक पत्र निकाल कर दिया कि भारत सरकार ने कहा है कि AS और TS वो लोग करें जो परमानेंट वो, मान लो कोई गलती हो तो रिकवरी कैसे करेंगे। अब ये सरकारी तंत्र का एक रवैया है। हम लोग भी कैबिनेट में देखते हैं, मैं कैबिनेट में आपत्ति करता हूँ, कोई कर्मचारी रिटायर हो गया, उसकी पेंशन में से पैसे काटने का मामला कैबिनेट में आता है, और वो पैसा बहुत नहीं होता है, मतलब 10% पेंशन कट गई, 20% पेंशन कट गई। अब इस पर कोई वित्तीय तरीके से सोचे कि इसका रास्ता कैसे निकल सकता है। लेकिन आपके जो संगठन के लोग हैं उन्होंने कहा था कि मनरेगा और कन्वर्जेंस का TS का हमें अधिकार मिल जाए। कन्वर्जेंस में उन्होंने कहा कि साहब वो कलेक्टर करता है, उसको लगता है परमानेंट वो हो, तो मैंने कहा फाइल मेरे पास भेज दो, मैं तय करूंगा कि कैसे ऑर्डर करना है। तो मुझे लगता है कि TS आप करें, ये ऑर्डर तो मुझे लगता है कि वो हो जाएगा। हम चीजों को रखते हैं तो ये संवाद है। अब मुझे आए हुए अभी 2 साल हुए हैं और बाकी चीजें मैं जो देख रहा हूँ
एक बार हमें व्यवस्थित होना चाहिए। बीच में एक अवसर था कि जब हम RAS में जा सकते थे, अब मैं पीछे तो जा नहीं सकता। अब किसी की उम्र 61 साल है, किसी सारे लोग 40 के तो मेरे ख्याल से पारी उम्र से कम है कोई। तो अब ये तो सरकारी झगड़ा है उम्र का, उसको जब हम पार करते हैं, लेकिन अगर शायद पहले अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति होता तो शायद हम इस एक्सपीरियंस को लेते। और जब सब इंजीनियर की नियुक्ति हुई थी RAS में, उस समय अगर कर देते तो 2 साल बाद 10 साल की जगह 12 साल सीनियरिटी होती, और स्वाभाविक तरीके से वो यही हो जाता। कोई कठिन काम अब उम्र है और एग्जाम नहीं दिया है और बाकी जो कमियां निकल सकती है वो कमियां निकाल दी जाती है। तो मुझे लगता है कि या तो हम ऑर्गेनाइज वे में हमने पहले विचार नहीं किया कि हमारा 10 साल के बाद में क्या होगा। हमें ये भी सोचना चाहिए कि मनरेगा अगर किन्हीं कारणों से बंद हुई, सबसे वर्स्ट वो है ये, मतलब ऐसा सोचना मतलब बिल्कुल आखिरी कदम सोचना है, तब हमारा भविष्य क्या होगा ये मंत्रालय को भी सोचना पड़ेगा, ये आपको भी सोचना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जब हम किसी मिशन के लिए काम करते हैं तो मिशन के चलते समय तो जो कठिनाइयां आती है उसका तो हम सामना करते हैं, लेकिन मिशन कब तक चलेगा, उसकी भूमिका कैसे होगी। मैं भारत सरकार में रहा हूँ, मनरेगा में हम खुद परिवर्तन की बात करते थे। मैं खुद स्टैंडिंग कमेटी में था 5 साल तक, और ये मनरेगा और इन सब में जितने संशोधन है उसमें 7 और 8 मेरे संशोधन हुए। जब मेरे कमेटी में कहते थे कि इसको एग्रीकल्चर से जोड़ दो, बाकी चीजों से कर दो, मजदूर मिलते नहीं है तो रास्ता दूसरा ढूंढना चाहिए, आपको रेशो जो पहले तो रेशो और भी था, फिर वो बदला। तो मैं कहता था कि ये संभव नहीं है, ये चीजें आसानी से होंगी नहीं। बेस के मामले में उन दिनों जब ये मनरेगा शुरू हुई थी तब भी हरियाणा और गोवा ऐसे राज्य थे जो मनरेगा नहीं लेते थे, क्योंकि उनका मिनिमम बेस मनरेगा के बेस से बहुत ज्यादा था। मतलब उस समय का मैं बता रहा हूँ वो बात है जब हम लोग कमेटी में थे, ये 20 साल पुरानी बात है, मतलब शुरुआत ही हुई थी और उसके बाद की वो परिस्थिति थी। तो उन्होंने कहा हमारे 612 रुपए तो मिनिमम वेज है, अब मनरेगा का उस समय शायद 200 कुछ रुपए था, तो कौन काम करेगा। हरियाणा की स्थिति भी ऐसी थी, वो 400 कुछ रुपए था, 465 रुपए था, तो हमारे यहाँ कोई क्यों काम करेगा। और चूंकि वो डिमांड बेस्ड था तो भारत सरकार ने उसको कोई गंभीरता से लिया नहीं। कोई सरकार नहीं देना चाहती है तो क्या दिक्कत है, दूसरे राज्य को दे दो। तो ऐसी बहुत सारी कठिनाइयां आती। तीसरी बात आती है सोशल सिक्योरिटी की, जो होनी ही चाहिए। मैं मजदूरों के बीच में मैंने काम किया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, मैं जानता हूँ कि कहीं न कहीं सामाजिक सुरक्षा की गारंटी होनी ही चाहिए। तब मैं उस पर अड़ गया था कि भाई ये क्यों नहीं हो सकता। तो तब जाकर मैंने कहा तो 7 लाख रुपए का एक बीमा है, पर आपने कहा कि इनमें से 3 लोगों को तो मिला है, एक को भी नहीं मिला, वो मिल जाएगा। मैंने कहा पीछे लोगों को मिला है कि नहीं मिला, ये भी तय करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी, पर मुझे ध्यान में नहीं था कि आखिरकार इसको मुझे भारत सरकार को लिखना पड़ेगा। मैं तो मजदूर संघों की तरह सोच रहा था कि यहाँ से ही ग्रेच्युटी कर सकती है, एम्प्लॉयर कौन है, तो पता चला कि एम्प्लॉयर भारत सरकार है। जो एक आंसर देगा वो राज्य सरकार देगी, एक आपका कटेगा अगर हम उसकी तरफ जाते हैं ऐसा ही तर्ज पर। तो फिर हमें लगा कि भारत सरकार को पत्र लिखना चाहिए। तो एक सोशल सिक्योरिटी तो है आपके पास जो 7 लाख की है, लेकिन जो दूसरी ग्रेच्युटी के साथ और भी हमारे पास होनी चाहिए वो आपके पास बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए मैंने भारत सरकार को लिखा है कि इसमें अगर कोई आदमी 10 साल 20 साल नौकरी करेगा तो आखिरकार हम उसको कुछ तो दें कि हम बाकी चीजों को कैसे कर सकते हैं। अब ग्रेच्युटी तो आपकी कटी नहीं है, तो आखिरकार या तो कोई पैकेज डिसाइड हो, तो उसका मैं भी बात करूंगा, केंद्रीय मंत्री से भी पर्सनल भी बात करूंगा, चिट्ठी भी पहुंचाइए कि हम रास्ता कैसे निकाल सकते हैं कि हम अगर हमारी उम्र पूरी हो गई है, रिटायरमेंट आ गया है, तो क्या हमको अपने सर्विस काल में पेंशन तो नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ चीजें मिलेंगी कि नहीं मिलेगी। एक होता है दुर्घटना में मिलना, वो अलग बात है, लेकिन एक होता है कि हम ईमानदारी से हमारी सेवाएं समाप्त हुई है तो उसके बदले हमारे पास में क्या हो सकता है। एक जीएडी वाली बात इसलिए क्लियर करना चाहता हूं कि मैंने पूछा था कि एक समय आपका वेतन शायद 12,000 था और उनका 14-16,000 था परमानेंट वालों का, आजकल उनका 84,000 है, आपका 40-42,000 है। उन्होंने कहा कि उनको डीए मिलता है,
और बाकी जो चीजें होती है उसके कारण से ये गैप बढ़ता गया। फिर भी मैंने जीएडी को कहा है कि इसको एक बार विचार करना चाहिए कि इसको हम, जब आप ये कहते हो कि वेतन का 80%, और बोलते साहब वेतन का 80% है और डीए उनको बाकी चीजें मिलती है, तो वो गैप अब महंगाई के साथ बढ़ता जा रहा है, तो ये गैप बढ़ गया है। लेकिन एक बार इसको कैबिनेट पे भी इसमें हम बात करेंगे। मनरेगा की बात मैंने आपसे कर दी है, भारत सरकार को पत्र लिखने की बात मैंने कही है, 6वीं बात आपकी हो गई है। अब ये जो बात आपने कही है इससे मैं सहमत नहीं हूं कि केवल तकनीकी कार्य कराया जाए और टास्क ना दिया जाए। देखिए, ये आपको कहने, आप कह सकते हैं, इसमें मैं कोई आपको रोक नहीं सकता, लेकर भी आपने दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी बातें हमारे रिटर्न में नहीं आनी चाहिए, संवाद में होनी चाहिए, पर लिख कर देना ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। जब हम सामूहिक तौर पर काम करते हैं, कोई बातचीत ना करे तब तो समझ में आता है, पर अगर बातचीत होती है, संवाद होता है, तो उन अनौपचारिक बातों में तो ये बात हो सकती है। अन्यथा ये चीजें ही हमारे एशिया के खिलाफ जाती है। तो रिटर्न में कोई चीज, यहाँ तो कोई ध्यान देता नहीं है। भारत सरकार को कोई ऐसा लिख कर दे तो वो कहेगा पहले इसका इंतजाम करो, मतलब ये चीजें नहीं हो सकती। काम के मूड पर चर्चा हो सकती है, कौन से काम करना है, कौन से काम नहीं करना है, ये हो सकता है। और इसलिए मुझे लगता है कि संवाद का मौका कभी बंद नहीं करना चाहिए। मैं उन लोगों में से हूं, आपके पास में कोई मांग नहीं भी है तब भी मैंने जैसे अभी सरपंचों से कहा है, अपन 6 महीने में एक बार बैठा करेंगे। वही बात हम आपसे भी कर सकते हैं कि अपन हर दिन मत ऐसे बताइए, आप आके हमारे ऑफिस से मिलिए, 6 महीने में एक बार चाय पीने आइए, बैठिए, बताइए कि 6 महीने में कोई ऐसा मामला है कि 3 महीने में हो जाना चाहिए था, इसके साथ ऐसा हो गया, लेकिन इसका पेमेंट में 1 महीने देरी हो गई। क्यों होना है? जब देना है तो फिर पहले ही दिन दो, उसके लिए 1 महीने लगने के पीछे कोई तो कारण होगा। इन विलंबों पर भी आप अपनी राय मुझे दे सकते हो कि साहब हमको ये काम समय पर नहीं हुआ, और समय पर तो होना चाहिए ना। इस वक्त ऐसी कौन सी आपातकालीन स्थिति है जो आप किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा के बारे में विलंब कर रहे हो? ये तो अपराध ही है, ये तो ठीक नहीं हो सकता। तो मैं मानता हूं कि ऐसी छोटी चीजें भी अगर कंपाइल तरीके से आएंगी, वैसे आप आपस से हमारे संपर्क में रहेंगे, तो मैं नहीं मानता है कि कोई ऐसी दुविधा कभी दोबारा आनी है। एक बार मुझे भी इसको गंभीरता से देखने का मौका चाहिए। जैसे एक सूची मुझे दी है, मुझे बताया कि साहब खाली जगह नहीं है। अनुकंपा नियुक्ति की जब बात आई, निलंबन की बात भी आई, तो साहब निलंबन नहीं होता था, तो ये गारंटी है कि यदि किसी के साथ ऐसा होगा तो उसको आधा वेतन मिलेगा, उसकी नौकरी से संविदा समाप्त नहीं होगी। ये होती है तो वो नहीं होगी। और दूसरा, उन्होंने अभी सूची दी है मुझे कि ये खाली जगह है, अगर वो खाली जगह है और उनमें से कोई पात्र व्यक्ति है जिसको मैं संविदा पर रखवा सकता हूँ, तो मैं आपको मंत्री होने के नाते कहता हूँ इसको मैं आपकी मदद करूंगा। कई बार डेजिग्नेशन होता है कि हमको अनुकंपा नियुक्ति लिख दी जाए, जैसे वो निलंबन शब्द पर बड़ी बहस चल रही थी कि साहब वो होगा तो पता नहीं इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, बाकी चीजें क्या होंगी। मैंने कहा सीधी बात करो कि उनको जब संविदा वाले हैं और अगर मान लो कोई गलती सबसे होती है तो आप उसको बोले साहब आधा वेतन देंगे और उसको मुख्यालय में अटैच रखेंगे, वापस नहीं करेंगे, तो बात खत्म हो गई। हमारा मकसद पूरा हुआ, शब्द उसमें लिखा गया हो या ना लिखा गया हो। अब ये अनुकंपा नियुक्ति जैसा शब्द भले ना हो, लेकिन अगर पद खाली है, आपने मुझे सूची दी है, एक बार बैठकर हमारा ऑफिस उसको बाकायदा रिव्यू किया करेगा। आपके आवेदन आपसे मांगेंगे हम कि भाई इतने पद खाली है, इनमें अगर कोई है तो इस क्वालिफिकेशन के लोगों को आवेदन कराइए, हम संविदा की नियुक्ति देने के लिए तैयार है। तो ये चीजें हो सकती है, और इसलिए हाँ मुझे मिल गया भिंड वालों को, तुम प्रभारी मंत्री हैं, हमको मिल लो भी 15 तारीख को हो, बस ही बोल दूंगा तो हो जाएगा भाई। पर एक भिंड वाले मामले में गड़बड़ हो सकती है, कुछ जरूरत से ज्यादा है। मतलब खाली आपके नहीं, मैं तो प्रभारी मंत्री हूँ, तो मैं थोड़े मामले में सफाई के मूड पर रहता हूँ, तो वहां गड़बड़ तो बहुत है। मतलब खाली आपकी नहीं है। एक दूसरा उदाहरण में श्रम विभाग का बता, अब श्रम विभाग भी मेरे ही पास था, जितनी उस शहर की आबादी है उतने वहां संबल कार्ड है। और बाद में मैंने बैठक में किया तो दूसरी बैठक में मैंने कहा मैंने 2 लाख कम कर दिए, मैंने एहसान किया है क्या?
मैंने कहा आधार से समग्र से जोड़ के स्कैन कर दो, कोई बचेगा ही नहीं। मैंने कहा नहीं बचेगा, जो जायज बचेगा उसको बाद में जोड़ देंगे। इतनी अंधेर कर दी, कैसे चलती है व्यवस्था में, जो आश्चर्य होता है। फिर भी आपके जो केसेस है, जो एलिमेंट्स है, मैं अभी 15 तारीख को रहूंगा, 14 की रात में पहुंचूंगा, वहीं को बुला के मैं उससे बात करूंगा। कोई बहुत खराब मामला हो तो पहले मुझे बता देना कि ये बहुत गलती है, जो नहीं तो पता चला कागज में हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी नौबत ना आए, तो बाकी मैं कर दूंगा। बहुत धन्यवाद आप सबका। एक बात और कही है कि 3 महीने का वेतन, एक बार इस पर मुझे बात कर लेंगी, अगर एग्जाम्पशन मेरे पास होगा तो मैं कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।